हेलो एवरीवन। आप लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर 5 चल रहा था। ये पार्ट 3 है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द रेबेलियन स्प्रेड्स। अब आप देखिए कि जो विद्रोह था अब वो फैल रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको दिल्ली से बाहर कर दिया गया था। तो एक हफ्ते तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हुई। ओके, तो इसको टाइम लगा न्यूज़ को फैलने में। जब एक हफ्ते तक सब शांत था, लोगों को इतना नहीं पता चला था। ओके, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स। अब क्या हुआ, लोग जुड़ने लगे इस विद्रोह में, जैसे दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन एंड द विलेजेस ऑल्सो रोज अप रेबेलियन। जो लोग जो थे वहाँ के टाउन के, गाँव के, उन लोगों ने भी रेबेलियन को क्या करा, मतलब जो विद्रोह था उसको ज्वाइन करा। रैली निकाली लोगों ने, ठीक है, एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स, चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। वो लोग क्या करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी अथॉरिटी ब्रिटिशर्स ने क्या कर ली थी, छीन ली थी। यह अभी हमने पहले पढ़ा था। नाना साहिब जो कि एक अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, अडॉप्टेड मतलब गोद लिए हुए, ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कहाँ पर रहते थे, कानपुर के पास। गैदर्ड आर्म फोर्स, उन्होंने अपनी आर्म फोर्स को इकट्ठा करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करा, ठीक है, एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। तो नाना साहेब ने भी अपनी जो आर्मी फोर्स थी उसको इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। नाना साहब अपने आप को क्या बोलते थे कि वो क्या है, पेशवा है। उन्होंने डिक्लेयर करा कि वो गवर्नर है किसके, एम्पीरियर बहादुर शाह जफर के। अब क्या हुआ, इन लखनऊ ब्रिजिस कादिर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ में जो ब्रिजिस कादिर थे जो कि किसके सन थे, नवाब वाजिद शाह के। डिपोज मतलब जिनको हटा दिया गया था। उन्होंने प्रोक्लेम करा कि वो वहाँ के क्या है, नए नवाब हैं। उन्होंने भी क्या बोला कि मतलब ये बहादुर शाह जफर को मानते थे, तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। उनकी मदर थी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी पार्ट लिया, ओके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल। अब झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी इस विद्रोह को क्या करा, ज्वाइन करा, जो सिपाहीज जो विद्रोह कर रहे थे उसको, ओके। एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, किसके साथ, तात्या टोपे के साथ। द जनरल ऑफ नाना साहेब, ओके, ये कौन थे, जनरल थे नाना साहेब के। अब इन द मंडला रीजन, मंडला रीजन कहाँ पर है, एमपी में। वहाँ की एक रानी थी अवंती बाई लोधी, जो कि रामगढ़ की थी। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। 4000 लोगों को, मतलब एक 4000 लोग, ग्रुप लोगों का ट्रूप था, इसको लेकर के इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या करी, लड़ाई लड़ी। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। अब देखो, ब्रिटिशर्स की संख्या क्या थी, कम हो रही थी, मतलब ब्रिटिशर्स लोग कम थे कंपैरेटिव टू जो हमारे इंडियंस थे उनके कंपैरेटिवली। तो दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स, काफ़ी बैटल्स में वो लोग क्या हुए, हार भी गए। दिस कन्विंस्ड, अब ये जो बैटल में जो हार रहे थे इससे लोग क्या हो रहे थे, कन्विंस हो रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आ रहा था इसको रिबेल को करने के लिए कि चलो भाई इसमें मतलब इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का जो राज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स कम पड़ रहे हैं और वो हारते भी जा रहे हैं। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। अवध में ये काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। अब 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ, तो वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टेटलर टू हिज कमांडर इन चीफ। अब इन्होंने एक टेलीग्राम लिखा अपने कमांडर को कि एक्सप्रेस करा फियर, मतलब डर उनको फील हो रहा था ब्रिटिश को कि जो हमारे जो मैन हैं वो क्या है, वो अपोज्ड में कम है, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग क्या है, कम है। तो ये चीज़ें हमें एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक विलेज, ज़मींदार, ये सब हमारे किस में है, अगेंस्ट में है, और हम लोग हार सकते हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप। अब देखो, आपने देखा ना कि विद्रोह हर जगह फैल गया था, तो जगह जगह से कई सारे आपको लीडर्स देखने को मिले। जैसे कि अहमदुल्ला शाह एक मौलवी थे जो कि कहाँ के थे, फैज़ाबाद के। इन्होंने क्या भविष्यवाणी कर दी कि भाई ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ द सपोर्टर्स। अब लोग को क्या हुआ, लोगों में एक वो आया कि अरे वाह, ब्रिटिशर्स का वो कम मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो चलो भाई इनको ज्वाइन करते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, ओके, ये लखनऊ आए ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स। अब देखिए, दिल्ली से काफ़ी सारे कौन थे, रिलीजियस वॉरियर्स साथ में आए, ठीक है, जिन्होंने वाइट पीपल मतलब वही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए कहा।
भक्त खान थे जो कि एक सोल्जर्स थे बरेली के। इन्होंने कहाँ का चार्ज संभाला? दिल्ली का, कि जो भी पूरी फाइट हो रही है दिल्ली में, इसका चार्ज कौन संभालेंगे? भक्त खान संभालेंगे। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, मतलब कौन थे? लीडर बन गए थे उस रिबेलियन के। बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, जिन्होंने भी इस रिबेल को ज्वाइन करा सिपाहीज के, ठीक है, एंड बैटल विद द ब्रिटिश, और उन्होंने कई मंथ तक क्या करा? युद्ध किया। तो आपने देखा कैसे लीडर्स एंड फाइटर्स जगह जगह से आए और उन लोगों ने क्या करा? ज्वाइन करा और फाइट करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द कंपनी फाइट बैक। अब देखिए, कंपनी कोई दबने वालों में से तो थी नहीं, ठीक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हार मान लेती। अब देखिए कंपनी ने क्या करा। Unnerved by a scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. मतलब अब कंपनी जो है वो क्या करेगी? फाइट बैक करेगी अपने मतलब पूरे पावर के साथ। इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अब इन्होंने क्या पास करे? नए नए लॉ पास करे, सो दैट द रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, कि हम इजीली मतलब आरोपी इनको इजीली ठहरा सकें, ठीक है, कन्विक्टेड। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। दिल्ली जो है इन्होंने फिर से रिकैप्चर कर लिया फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857, ठीक है। 1857 में इन्होंने दिल्ली पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। जो लास्ट मुगल एम्परर थे आपके बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। उन पे केस चलाया गया और उन्हें सजा मिली आजीवन जेल के लिए। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू द प्रिजन इन रंगून। उन दोनों को, उनको और उनकी वाइफ को जेल में भेजा गया रंगून की अक्टूबर 1858 में। और उधर बहादुर शाह जफर जो है वो मर जाते हैं नवंबर 1862 में। अब देखिए इन्होंने रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिबेलियन जो है वो ख़त्म हो गया, लोग अभी भी विद्रोह कर रहे थे। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years। अब लोग ब्रिटिशर्स को कम से कम 2 साल लग गए इस सब को ख़त्म करने में, इस रिबेल को करने में। देखिए लखनऊ जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने हरा दिया और 1858 में जून में उनको मार दिया। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई के साथ भी क्या हुआ कि पहले तो वो जीती थी, फिर बाद में क्या हुआ कि उनको ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, तो फिर उन्होंने अपने आप को ही मार दिया। तात्या टोपे जो है वो जंगल में भाग गए थे, ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए। वहाँ से उन्होंने गोरिल्ला वॉर किया था, जहाँ से उनको काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिला था कुछ ट्राइबल्स और पीसेंट से। पर इन सबको भी बाद में क्या कर लिया गया? ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया और उनको भी मार दिया अप्रैल 1859 में। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रेबेलियन। जैसे कि आपने देखा कि पहले ब्रिटिशर्स क्या हो रहे थे? हार रहे थे, तो लोग जो है एनकरेज हो रहे थे, अरे वाह ब्रिटिशर्स हारे, अब तो और लड़ाई में हिस्सा लेंगे। बट अब लोगों ने क्या देखा? भाई ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, तो लोग पलट गए, ठीक है। वो होता है ना कि मतलब जो जीत रहा होता है उसी की साइड देना। तो अब लोग जो है अब ब्रिटिशर्स के साथ हो गए। तो ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। पहले जो लोग थे वो बहुत ही लॉयल थे। हमने देखा था ना कुछ लोग, जैसे पहले वाले राजा का ही पढ़ा था कि उसका बेटा तो था मतलब रिबेल के अगेंस्ट में, पर वो किसके साथ था? ब्रिटिशर्स के साथ। तो ब्रिटिशर्स ने उसको गोली मार दी थी उसके बेटे को, तब भी वो बहुत ही लॉयल था। तो लोग काफ़ी लॉयल थे भी ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स वो लॉयल्टी क्या चाहते थे? वापस चाहते थे लोगों से। तो उन्होंने अनाउंस करा रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स हु वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। उन्होंने बोला जो भी लॉयल होगा मतलब हमारे लिए, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स है, कि आप अपनी जो आपके पास जो ज़मीन के हक है ना, आप उसको एंजॉय करो, आपको आपके ज़मीन के हक क्या हो जाएंगे? फिर से मिल जाएंगे। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, अगर किसी ने उनमें से किसी ने white people को मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं मारा होगा, तो उनको उनके ज़मीनी अधिकार मिल जाएंगे। ओके, मतलब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? लॉयल्टी वापस लेना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने उन लोगों से बोला कि आप लोग सेफ रहेंगे, आपको आपके हक दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो और आपको आपके लैंड लेने से भी डिनाई नहीं किया जाएगा। तो लोग भाई चाहते थे कि हमें हमारे हक वगैरह मिल जाए, तो कुछ लोग तो सहमत थे, बट कुछ लोग भी अभी भी रिबेल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को मारा भी गया, जैसे सिपाही जो थे, ठीक है, रिबेल्स, नवाब, राजास, उनको क्या करा गया? मारा गया, फांसी की सज़ा भी दी गई। आफ्टरमैथ। अब देखिए क्या हुआ। द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। अब उन्होंने फिर से कंट्रोल तो कर लिया कंट्री पर, ठीक है, कब तक? एंड ऑफ 1859 तक। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर।
देखा जब पहली वाली पॉलिसीज़ थी कितना विद्रोह हुआ, कितना सब हुआ, तो भाई पॉलिसीज़ तो चेंज करना ज़रूरी ही था। तो वो लोग रूल तो करे, पर पहली वाली पॉलिसीज़ के साथ उन्होंने रूल करना शुरू नहीं करा। तो गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो क्या क्या चेंजेस थे उनकी पॉलिसीज़ में, अब क्या क्या नई पॉलिसीज़ थी, चलिए उनको पढ़ते हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। अब उन्होंने क्या एक्ट पास करा 1858 में? ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। देखिए अभी तक जो हमारी कंट्री थी, आपने देखा था कि उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, राज कर रही थी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी के पास सारे हक थे हमारी कंट्री को चलाने के लिए। बट आपने देखा कि कितना विद्रोह हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हक छीन लिए गए और वो किसको दे दिए गए, ब्रिटिश क्राउन को। मतलब जो राजा रानी जो होते हैं, मतलब किंग क्वीन ब्रिटिशर्स के, ठीक है, वहाँ पे उनको ये सारे पावर्स मिल गए कि अब वो हमारे इंडिया को चलाएंगे, इंडियन अफेयर्स जो भी हैं हमारी चीज़ें, उनको अब वो मैनेज करेंगे, वो देखेंगे। अब कंपनी के पास राइट नहीं है। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए एक मेंबर किसका, ब्रिटिश कैबिनेट का। ब्रिटिश कैबिनेट मतलब जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, ऐसी ब्रिटेन में होती है, ठीक है। तो वहाँ का एक कोई भी कैबिनेट को हम अपॉइंट करेंगे एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंडिया के कैसे जो भी सारे गवर्नमेंट, मतलब जो भी सारे मैटर हैं, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है, ठीक है, उन सब के मैटर को वो देखेगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम। उसको क्या दी गई, काउंसिल दी गई। काउंसिल मतलब कुछ लोग दिए गए जो कि उसको एडवाइस करते, ठीक है, कॉल्ड इंडियन काउंसिल। उसको क्या बोला गया, इंडिया काउंसिल। अब देखो अकेले डिसीजन नहीं, मतलब कुछ लोग की हेल्प से वो क्या लेगा, डिसीजन लेगा, वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। आपने देखे थे कितने सारे गवर्नर जनरल थे जो हमने पढ़े होंगे, वो लोग हमारे क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। अब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या टाइटल दिया गया, वॉइस रॉय बोला गया। दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब भाई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का, मतलब क्राउन आपने देखा ना, जो किंग या फिर क्वीन जो भी है उनका तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताएगा। तो थ्रू दीज मेजर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया पे रूल करना, इंडिया को चलाना। तो इस तरीके से अब उन्होंने इंडिया को चलाने का डिसाइड किया। Second, all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future। देखा था पहले लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बोल रही थी, अरे भाई आप तो मिस गवर्न कर रहे हो, आप नहीं चला पा रहे, लाओ अब हमें इस कंट्री को दे दो। मतलब वो लोग पहले कब्जा कर रहे थे, तो अब क्या बोला गया कि अब कोई भी कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। और पहले इन लोगों ने बोला था कि भाई अडॉप्टेड सन नहीं चलाएगा, आपकी मतलब कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर आपका अडॉप्टेड सन है तो वो फिर एंड हो जाएगा वहीं पे उस वंश का। तो इन लोगों ने क्या बोला, चाहे आपका खुद का बेटा हो, चाहे आपका अडॉप्टेड सन हो, ठीक है, आप अपना राज्य चलाइए। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। पर उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश क्वीन है वो सबसे ऊपर मानी जाएगी। सबसे ऊपर मतलब आप अपने यहाँ के हेड हो, बट जो पूरी कंट्री है उसकी हेड कौन होगी, ब्रिटिश क्वीन। तो इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन। उन लोगों ने मान लिया कि ठीक है हम लोग इस बात पे अग्री करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो उनकी हेड है एट द एंड वो कौन है, ब्रिटिश की क्वीन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। मतलब अब आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया जाएगा, और उसकी जगह पे अब हम जो ब्रिटिशर्स यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनको बढ़ा देंगे, ठीक है। इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, आप अवध और बिहार से और सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ इंडिया से सोल्जर्स को इतना रिक्रूट मत करो, क्योंकि आपने देखा कि पहले जो विद्रोह जो रिबेल जो हुआ था वो इन्हीं इधर साइड से ही बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए ये लोग इनको अपॉइंट नहीं करना चाहते थे। ये लोग अपॉइंट करना चाहते थे कि इनको गुरु खास, सिख और पठान्स को, क्योंकि इनको ज़्यादा लॉयल माना जाता था और ये काफ़ी सही माने जाते थे। फोर्थ पॉइंट में क्या बता रखा है कि देखो इन लोगों ने मुस्लिम्स को ज़्यादा बोला कि जो पूरा का पूरा जो रिबेल का कारण बने हैं ना वो ये मुस्लिम्स ही हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया, सीज़ कर लिया गया, और उनको काफ़ी शक की निगाहों से भी देखा गया कि मेन जो काम करा है, जो सबसे बड़ा हाथ है, वो किसका है, मुस्लिम्स का है।
The British decided to respect the customary, religious and the social practices of the people in India. अब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा, इन लोगों ने क्या देख लिया था कि भाई इंडियंस के लिए धर्म ही सबसे पहले है, तो इन लोगों ने बोला कि अब हम इनके धर्म में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लोग जैसा कर रहे हैं इन लोगों को वैसा ही करने दो, इनमें कुछ भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. Policies were made to protect landlords and जमींदार्स and give them security of right over their land. ज़मींदार्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई गई कि अब उनसे उनकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी. तो यहाँ पर आपके चैप्टर का एंड होता है. होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे और आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.